फोटोसिंथेसिस में जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अगला जो एक्सपेरिमेंट आता है फोटोसिंथेसिस में वो है एंजेलमान्स एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में एनसीईआरटी भी डिस्कस करता है। बस अंतर इतना है, एनसीईआरटी बिना डायग्राम के डिस्कस करता है, थ्योरेटिकली बोलता है। हम उसको दिमाग में बैठाने के लिए डायग्राम सहित डिस्कस करेंगे। एंजेलमान ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बहुत वंडरफुल एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने एक फिलामेंटस एल्गी लिया, जो एनसीईआरटी ने नाम लिखा है वो नाम लिखा है क्लेडोफोरा। जहां से समझाऊंगा उस पॉइंट पे ध्यान देना है। ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, ये एनसीईआरटी ने लिया है। अगर क्लेडोफोरा ऑप्शन में ना हो, पहले तो यही आंसर है, अगर ये ना हो तो स्पायरोगायरा का भी फिलामेंट लिया जा सकता है। आपकी बेसिक नॉलेज बताएगी आपकी प्लांट किंगडम की कि क्लेडोफोरा स्पायरोगायरा ये क्या है, फिलामेंटस एल्गी है। इस फिलामेंटस एल्गी के ऊपर इन्होंने लाइट डाली, अलग अलग कलर की, आप देख रहे हैं। मतलब ये लाइट सोर्स है, यहां से निकोल प्रिज्म के ऊपर लाइट डाली और वहां से लाइट अलग अलग कलर में स्प्लिट होकर इस फिलामेंट के ऊपर जा रही है। ये इस फिलामेंट के अलग अलग सेल्स हैं, ये इस फिलामेंट के अलग अलग सेल्स हैं। जानबूझकर मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 7 सेल्स ही लिए हैं, क्योंकि मुझे यहां 7 कलर का ही डिस्कशन करना है। एंजेलमान क्या करना चाह रहे हैं, इससे क्या ऑब्जर्व क्या करना चाह रहे हैं एंजेलमान? ये तो पहले ही पता चल चुका था कि प्लांट्स के न्यूट्रिशन में लाइट का रोल है। ये कोई एक्टिविटी चला रहे हैं जिसमें लाइट यूज करते हैं। एंजेलमान जानना चाहते थे कि लाइट में तो अलग अलग कलर हो सकते हैं। फिजिक्स लगा दी उन्होंने अपनी, प्रिज्म से स्प्लिट करके विबग्योर, क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम को, इसको विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वो जानना चाहते थे कि इस विबग्योर में जो अलग अलग 7 कलर हैं, क्या फोटोसिंथेसिस में इनका रोल एक जैसा है या कम ज्यादा है, ये जानना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस फिलामेंट के ऊपर अलग अलग कलर की लाइट डाली। फिलामेंट को कहाँ रखा, एक कांच की स्लाइड के ऊपर इन्होंने फिलामेंट को रखा, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर फिलामेंट को रखा इन्होंने। अब देखो कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति एंजेलमान। पुराना एक्सपेरिमेंट है एंजेलमान का, 1888 का, आगे थ्योरी में दिखेगा भी। अब इनके पास फिलामेंट से होने वाले फोटोसिंथेसिस के रेट को या उससे रिलीज होने वाली O2 को कितने अमाउंट में रिलीज हो रही है, उसका मेजरमेंट करने का कोई सीधा तरीका नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इस कांच की स्लाइड पर इस फिलामेंट के आसपास एरोबिक बैक्टीरिया फैला दिए। क्या फैला दिए, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या चाहिए इनको, ऑक्सीजन। फिर ये लाइट दी, रिजल्ट क्या देखने के लिए मिला, एरोबिक बैक्टीरिया वहां ज्यादा इकट्ठा होंगे जहां ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है, जहां ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल है, और वहां कम होंगे जहां ऑक्सीजन की कमी है। इन्हें रिजल्ट दिखा, ये जो ग्राफ जैसा स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन्हें रिजल्ट दिखा कि अगर क्लेडोफोरा या स्पायरोगायरा के फिलामेंट के ऊपर अलग अलग कलर की लाइट डाली जाए तो एरोबिक बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है वो कहां ज्यादा पाई जाती है, लगभग ये ब्लू कलर में और रेड कलर की लाइट में ये कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। ग्रीन में सबसे कम है, क्योंकि इसका मतलब ग्रीन में फोटोसिंथेसिस बहुत ही कम हो रहा है। तो ये कंडीशन यहां पर आपको नजर आ रही है। यहां पर जो ये एक्टिविटी यहां पर आप चलते हुए देख रहे हैं, इसमें आपको एक चीज का अंदाजा लगाना है, यहां पर जो अरेंजमेंट अवेलेबल है वो कितना इंटेलिजेंट है। इनके पास फोटोसिंथेसिस का सीधे तौर पर रेट पता करने का साधन नहीं था, तो क्या किया, अलग अलग कलर की लाइट देकर ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि क्या ये सारे सेल बराबर रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, ये बराबर रेट से फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे। किसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, जिसको ब्लू लाइट मिली, रेड लाइट मिली।
आप क्या कह सकते हैं, सर ये ब्लू पर भी नहीं है, एग्जैक्ट इंडिगो आ रहा है यहाँ, बिल्कुल सच बात है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी वॉयलेट का, इंडिगो का किसी का नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? इंडिगो क्या है? इंडिगो वो नीला कलर है जो आप कपड़ों में, सफेद कपड़ों में लगाने के लिए इंडिगो यूज करते हैं लिक्विड या पाउडर फॉर्म में, वो इंडिगो है। वो ब्लू के बहुत पास है। इसलिए आप जितनी थ्योरी देखेंगे वो सीधा सीधा लिखता है कि फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से होता है कहाँ, ब्लू लाइट में और रेड लाइट में। सबसे पहले ये किसने बताया? एंजलमान ने। किसने बताया? एंजलमान ने। इस स्टडी को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। थ्योरी एक बार दिखा दूं, डायग्राम फिर दिखाऊंगा। थ्योरी एंजलमान 1888, एनसीईआरटी ने ईयर दिया इसलिए मैंने भी ईयर लिखा है। एंजलमान का एक्सपेरिमेंट 1888 का। स्टडीड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, क्रिटिकल टर्म एक्शन स्पेक्ट्रम, सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। तो आपका तुरंत सवाल आएगा, सर ये फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? मीनिंग लिखा है, जानना जरूरी है। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विबग्योर। मतलब 7 अलग अलग कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस के रेट की जो स्टडी है वही एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाती है। स्पेक्ट्रम क्या? विबग्योर। एक्शन मतलब कुछ एक्टिविटी चल रही है। क्या चल रही है? फोटोसिंथेसिस। तो विबग्योर के अलग अलग कलर का फोटोसिंथेसिस के रेट पर क्या प्रभाव है, यही स्टडी कहलाती है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। यह सबसे पहले किसने की? एंजलमान ने। कब? 1888। क्या रिजल्ट निकाला? ये रहा रिजल्ट। Conclusion: photosynthesis is mainly due to blue light and red light. एनसीईआरटी के पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से कौन से कलर के कारण होता है? ब्लू लाइट और रेड लाइट के कारण होता है। यही एंजलमान ने बताया और यही हमारे ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। अब दोबारा देख लेंगे, थ्योरी देख के और क्लियर आएगा। एक्शन स्पेक्ट्रम स्टडी किया सबसे पहले एंजलमान ने। कैसे स्टडी किया? बाय यूजिंग अ फिलामेंटस एल्गी। कहाँ रखा? ग्लास स्लाइड के ऊपर। उसके आसपास क्या फैला है? एरोबिक बैक्टीरिया। अलग अलग कलर में स्प्लिट करके लाइट दी। एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे ज्यादा? जहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन कौन रिलीज करेगा? फोटोसिंथेसिस। जहां एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा है मतलब वहां O2 ज्यादा है। और O2 कहां से आ रही है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। So O2 release ultimately means rate of photosynthesis। शॉर्ट में लिखा है ROP। इतना यहाँ जगह कम थी बेटा, उससे पहचानेंगे जरा। ROP मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। O2 रिलीज का जो रेट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आ गया। एंजलमान की पूरी स्टोरी आपको ये बता दी है। इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट को प्लेस किया गया और ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, एनसीईआरटी के ही पॉइंट। वॉन नील वो पहले साइंटिस्ट थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा, स्टेटेड, अंडरलाइन करता हूं तो कुछ महत्व होता है उसका, कहा। ही फर्स्ट स्टेटेड दैट O2 released in plant photosynthesis must come, आनी चाहिए, मतलब इन्होंने साबित नहीं किया। must come from H2O। कहां से आनी चाहिए? H2O। चैप्टर के शुरुआत में मैंने कह दिया था कि अब साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है। कैसे प्रूव होगा दिखाऊंगा आगे, एक एक करके जोड़ के कड़ियों को पढ़ना है। वॉन नील वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दैट मस्ट कम फ्रॉम वाटर। ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने स्टडी किस चीज को किया? एक्सपेरिमेंट इन सल्फर बैक्टीरिया। एक्सपेरिमेंट किस में किए? सल्फर बैक्टीरिया में। मतलब इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया का बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस स्टडी किया।
क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया CO2 लेते हैं, सल्फर कंपाउंड जैसे H2S लेते हैं, क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, और क्या रिलीज हो रहा है? These bacteria release sulfur. 12S लिखा है क्योंकि सल्फर एटॉमिक रूप में पाया जाता है। These bacteria release sulfur. अब किस चीज पर ध्यान देना है? इन्होंने अपनी इस स्टडी के आधार पर कहा क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में H2O का यूज ही नहीं करते, तो वो वाटर रिलीज भी नहीं करते, ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं करते। These bacteria don't use water in photosynthesis, that's why they don't release oxygen. Plants use water in photosynthesis, that's why they release oxygen. इसके आधार पर इन्होंने कहा that this oxygen must come from water. This oxygen must come from water. लेकिन ये फाइनल प्रूफ क्यों नहीं माना गया, इस पे ध्यान देना। इसलिए फाइनल प्रूफ नहीं माना गया क्योंकि एक्सपेरिमेंट किस में? बैक्टीरिया में। किसके बारे में साबित करना चाहते हो? प्लांट के। दुनिया में कौन साइंटिस्ट मान लेगा? साइंस ऐसे थोड़ी चलती है कि आप एक्सपेरिमेंट तो करो बैक्टीरिया में और अपने एक्सपेरिमेंट को साबित करो प्लांट में, ये नहीं चलेगा। कुछ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, बहुत क्लोज रिलेशन होना चाहिए, तो वो एक बार बैठता भी है। बैक्टीरिया प्लांट में बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी गैप हो सकता है, तो इसका मतलब यहां पर साइंटिफिकली अप्रूवल नहीं आएगा। और दूसरा पॉइंट बोलता हूं, दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला? क्या CO2 में भी ऑक्सीजन है? बिल्कुल। हम ये कैसे मान लें कि CO2 वाला ऑक्सीजन O2 के रूप में रिलीज हुआ ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हुआ, कैसे मान लें? वॉन नील ने कहा अरे अगर CO2 वाला ऑक्सीजन O2 के रूप में रिलीज होता तो CO2 तो यहां भी थी। आप जो जो सोच सकते हैं वो मैं बोलूंगा सब। CO2 वाला ऑक्सीजन अगर O2 के रूप में रिलीज होता तो CO2 तो यहां भी थी, क्यों नहीं ऑक्सीजन रिलीज हुआ? वापस दूसरे साइंटिस्ट का सवाल। ठीक है, मान लिया कि बैक्टीरिया वाले केस में CO2 का ऑक्सीजन O2 के रूप में नहीं जा सकता, पर इस बात का क्या सबूत है कि प्लांट में भी यही बात सच रहेगी? मैकेनिज्म बदल गया तो इट मींस आप स्टडी करो बैक्टीरिया में और उसको अप्लाई करके दिखाओ प्लांट पे। ये केवल आपकी एक हाइपोथेसिस मानी जा सकती है, आपके द्वारा दी गई एक परिकल्पना मानी जा सकती है कि शायद हो सकता है ये सच हो, लेकिन इसको साइंटिफिक प्रूफ कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि O2 वाटर से रिलीज होती है, ये सबसे पहले किसने हाइपोथेसिस दिया या किसने सबसे पहले बताया? आंसर वॉन नील। आंसर वॉन नील। वॉन नील ने बताया। साबित किसने किया अगले पे आएगा। अब पहले जरा और तरीका अपना लो। एनसीईआरटी क्या करता है, ये मेरे तरीके हैं ऊपर की जो दोनों इक्वेशन लिखी है क्लियर इनके कंपैरिजन के। एनसीईआरटी का तरीका क्या है? वो एकदम महान तरीका उपयोग करता है। उसने इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया। 6 CO2 की जगह लिखा क्या? CO2। 12 की जगह 2, 6 से डिवाइड कर रखा है। ना सल्फर लिखा ना ऑक्सीजन लिखा, क्या लिखा? A। और इधर CH2O बना दिया, H2O बना दिया, 2A बना दिया। आपसे क्या करेगा? आपसे पूछेगा कि ये बताओ इसमें ये A कौन है? ये A या तो सल्फर है और लिखा है बीच में, या फिर ऑक्सीजन है। सल्फर किस में? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के लिए। ऑक्सीजन किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ऐसे एक ही क्वेश्चन में लिख के निपटा देता है। तो व्हेन एनसीईआरटी मेंशंस CO2 प्लस 2H2A, यहाँ A का मतलब है या तो सल्फर या ऑक्सीजन। सल्फर किसके लिए? ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन भी, आपसे पूछेगा सल्फर किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। एक में A ऑक्सीजन किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ये CH2O क्या है? ये यही ग्लूकोज है। 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, C6H12O6 हो जाएगा।
एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ उसने, और ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 एटम हो जाएंगे। 12 एटम में सल्फर हुआ तो 12s लिखा जाएगा, ऑक्सीजन हुआ तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाएगा, 6O2 लिखा जाएगा। तो ये कॉमन फॉर्म एक उसने इक्वेशन यहां पर मेंशन कर दी। अब देखो पूरे को एक बार फिर कनेक्ट करूंगा। एक्सपेरिमेंट किसमें किया वॉन नील ने? सल्फर बैक्टीरिया में। किसके बारे में बात करना चाहते हैं? प्लांट्स के। ठीक है, करने दो, बात करने से कौन रोकता है। ये कहते हैं कि जिन सल्फर बैक्टीरिया को मैं स्टडी कर रहा हूं वो अपने फोटोसिंथेसिस में H2O का यूज नहीं करते, H2S का यूज करते हैं, इसीलिए वो सल्फर रिलीज करते हैं। प्लांट H2O का यूज करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इससे ये दिखाई देता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आनी चाहिए। दूसरे साइंटिस्ट ने सवाल किया कि हो सकता है आपकी बात करेक्ट हो, लेकिन ऑक्सीजन है तो इधर भी, हम ये कैसे मान ले कि इधर वाली ऑक्सीजन O2 में गई ही नहीं है? इसका इनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था, क्योंकि प्लांट में तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। एनसीईआरटी का ये तरीका इसको दिखाने का। इस पूरी कहानी का पूरा जवाब किसने दिया? रूबेन हासिड एंड कामेन, 3 लोग, रूबेन हासिड एंड कामेन। दे प्रूव्ड, अब शब्द बदल गए देखो मेरे, they proved that O2 released in photosynthesis comes from H2O only। इन्होंने ये साबित किया कि जो O2 रिलीज होती है वो केवल H2O से ही आती है। ओनली भी लिखा है, comes from H2O only। कैसे साबित किया? They used O18। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में O18 का यूज किया। ये भी पूछा जाता है सीधा छोटा सवाल, जो क्या है? रेडियो एक्टिव है। O18 जो है वो रेडियो एक्टिव है। क्लोरेला में एक्सपेरिमेंट किया जो बाकी प्लांट से भी मैच करता है। अब ध्यान से देखेंगे, जो आपके सामने चला के दिखाऊंगा। इन्होंने एक पहले एक्सपेरिमेंट में ऐसी CO2 ली जिसका ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है। पहले एक्सपेरिमेंट में ऐसी CO2 ली जिसका ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है, वाटर नॉर्मल है। अब ये देखना चाहते थे कि ये वाली ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव लेने से कौन सा प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव बनेगा। दे वांटेड टू ऑब्जर्व दैट विच प्रोडक्ट बिकम्स रेडियो एक्टिव। प्रोडक्ट बने, ग्लूकोज को रेडियो एक्टिव पाया गया, इसका मतलब रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ग्लूकोज में गई। बाद में प्रोडक्ट में बनने वाले वाटर को रेडियो एक्टिव पाया गया, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल, जो O2 रिलीज हो रही है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। इसका मतलब CO2 वाली ऑक्सीजन O2 में नहीं गई। अब हो रहा है साबित, नहीं गई। दूसरा एक्सपेरिमेंट, CO2 नॉर्मल, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं, लेकिन H2O में जो ऑक्सीजन ली वो कैसी है? रेडियो एक्टिव। नाउ दे वांटेड टू सी कि प्रोडक्ट में कौन रेडियो एक्टिव होगा। ग्लूकोज नॉर्मल, वाटर नॉर्मल, O2 रिलीज्ड वाज फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। अब हो गया साबित, बिल्कुल क्लियर। अब मानेगी साइंस कि यह तरीका है साबित करने का। सो दे यूज्ड रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस was found to be radioactive only when H2O was taken radioactive and not when CO2 was taken radioactive। जब CO2 को रेडियोएक्टिव लिया तब नहीं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि CO2 वाली ऑक्सीजन O2 के रूप में रिलीज नहीं होती है और H2O वाली ऑक्सीजन O2 के रूप में रिलीज होती है। तो अब अंतर पहचानेंगे। क्वेश्चन क्लोज आता है, कोई पूछे किसने सबसे पहले बताया कि O2 comes from H2O, वॉन नील। किसने साबित किया? रूबेन हासिड एंड कामेन। दे यूज्ड रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन O18। ऐसे साबित हुआ। एकदम सिंगल पेज का एक्सपेरिमेंट, क्लियर, एकदम पूरा हो गया। फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का नाम लेता है। अगेन बस बिना डायग्राम के 2 लाइन में समझाता है वो, हमने उसके डायग्राम बनाए हैं। एनसीईआरटी का ही मैटर। मोल का नाम नहीं लिया एनसीईआरटी ने, साइंटिस्ट का नाम हमने वो लिख दिया। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पहचानेंगे। एक सामान्य प्लांट लिया, पत्ती तोड़ी नहीं है, प्लांट के ऊपर ही अटैच्ड है।
पहले इसकी डी स्टार्चिंग की। डी स्टार्चिंग करने का अर्थ होता है उसकी स्टार्च को समाप्त करना। क्यों कर रहे हैं वो भी दिखेगा आपको। स्टार्च को समाप्त करना कैसे होगा? अंधेरे में रख दो कुछ घंटों के लिए। यदि आप लीफ को अंधेरे में रखेंगे, नया भोजन बनाने की कोई अनुमति नहीं देंगे, तो उसमें पहले से प्रेजेंट यदि कोई भोजन है, स्टार्च है, तो लीफ उसको यूज करेगी, तो पुराना स्टार्च समाप्त हो जाएगा। इसी को डी स्टार्चिंग कहते हैं। पुराना स्टार्च समाप्त कर दो। अब इस पत्ती की डी स्टार्चिंग हो गई, कुछ घंटे अंधेरे में रखकर नया भोजन बना नहीं, पुराना उपयोग हो गया। दिस इज कॉल्ड डी स्टार्चिंग। अब क्या किया, इस पत्ती को एक एयर टाइट ट्यूब में इस प्रकार से बंद कर दिया। आधी पत्ती को कवर्ड, ये एयर टाइट ट्यूब है, इस एयर टाइट ट्यूब के अंदर कवर कर दिया। ट्यूब के अंदर क्या रखा है? कॉटन सोक्ड विद KOH। अगेन एनसीईआरटी का लिया पॉइंट है, पर वहां बिना डायग्राम के है। कॉटन सोक्ड विद KOH ट्यूब के अंदर रखा। अब इस पर लाइट डाली पूरी पत्ती पर। यह कांच की ट्यूब है तो लाइट अंदर जाएगी। अब साइंस लगाना, बेसिक साइंस। पूरी पत्ती नॉर्मल ग्रीन है, यस। पूरी पत्ती को लाइट मिल रही है, यस। लीफ के अंदर जितना आधा भाग है पत्ती का, उसको CO2 नहीं मिल रही, क्योंकि ये KOH क्या करता है? एब्जॉर्ब्स CO2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्जॉर्ब्स CO2। तो इसका मतलब लीफ के बाहर वाले आधे भाग को लाइट भी मिली, वो ग्रीन भी है, और एटमॉस्फेयर से CO2 भी मिली। ट्यूब के अंदर जितना आधा भाग है वो ग्रीन है, लाइट मिल रही है, लेकिन CO2 नहीं मिली, क्योंकि CO2 कौन एब्जॉर्ब कर गया? KOH। अब कर दे तो इसको कुछ घंटे यही सेटअप लगा रहने दिया। फिर उसके बाद ये सेटअप हटा दिया और इसका किया आयोडीन टेस्ट, I2 आयोडीन टेस्ट। आयोडीन बाइंड करता है स्टार्च के साथ, बायोमोलिक्यूल में बताया था। आयोडीन बाइंड करता है स्टार्च के साथ, उसके हेलिकल स्ट्रक्चर में वो बाइंड कर जाता है और ब्लू कलर देता है। लीफ का जितना भाग बाहर था खुले एनवायरनमेंट में, उसमें ब्लू कलर आया। इससे क्या साबित होता है कि यहां ब्लू कलर तभी आएगा जब स्टार्च प्रेजेंट हो। इसका मतलब इतने आधे भाग में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, नया स्टार्च बना, क्योंकि पुराना तो हम समाप्त कर चुके थे। इसका मतलब ये नया बना है, और नया बना है तो किसने बनाया है? फोटोसिंथेसिस ने बनाया है, क्योंकि पहले ही कहा था फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट कौन है? स्टार्च है। इट मींस इतने भाग में स्टार्च बना। लीफ का वो आधा भाग जो इस ट्यूब के अंदर था, उसमें कोई ब्लू कलर नहीं आया, नो ब्लू कलर। ब्लू कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां स्टार्च ही नहीं है। स्टार्च नहीं है, इसका मतलब इससे साबित होता है कि इतने आधे भाग में फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है, नो फोटोसिंथेसिस। अगेन लुक एट द एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा तेजी से बोलूंगा। लीफ का पुराना स्टार्च समाप्त करना जरूरी है, डी स्टार्चिंग करना जरूरी है। पुराना स्टार्च होगा तो अंतर ही नहीं कर पाओगे, सब फेल हो जाएगा। पुराना स्टार्च समाप्त करो, डी स्टार्चिंग करो। कैसे? डार्क में रखे, फिर ये सेटअप लगा दो। लीफ के ट्यूब के अंदर के आधे भाग को CO2 मत मिलने दो। कौन ले गया? KOH। बाकी सब कुछ मिल रहा है, ग्रीन भी है, लाइट भी मिल रही है। कौन से हिस्से में स्टार्च पाया गया? जो हिस्सा बाहर था। इसका मतलब उसने नया फोटोसिंथेसिस किया और स्टार्च बना, इधर नहीं बना, मतलब इतने हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। किसकी कमी थी जिसकी वजह से नहीं हुआ? CO2। और अगर CO2 की कमी में फोटोसिंथेसिस रुक जाए तो इससे साबित होता है that CO2 is necessary for photosynthesis. So Moll's half-leaf experiment क्या साबित करता है? This experiment proves that CO2 is necessary for photosynthesis. ऐसे आंसर बन जाता है। कॉन्सेप्ट हो गया, कितना घुमा ले एकदम आसानी से बनेगा। कोई ज्यादा थ्योरी नहीं लिखी है, डायग्राम से समझाया। कहानी लिखते रहने से बेहतर है, ये आपको डायग्राम से दिखेगा। इस प्रकार से मोल्स हाफ-लीफ एक्सपेरिमेंट चला है। ये पूरी कहानी है मोल्स हाफ-लीफ एक्सपेरिमेंट की। क्या साबित करने से रिलेटेड है? नेसेसरी रोल ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस।
फिर इसके बाद एक और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आता है, अगेन जिसका जिक्र एनसीईआरटी करता है, पर बहुत छोटे छोटे करके। कैसे लिखा है? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट विद ब्लैक पेपर। इसका मतलब बहुत संभल के चलना है। हाफ लीफ पर दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। एक CO2 से संबंधित है, मोल साइंटिस्ट का नाम है, मोल लिखे, CO2 से रिलेटेड लिखे, वो अलग एक्सपेरिमेंट है। ब्लैक पेपर वाले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट संबंध किससे है? लाइट से। कैसे? एकदम आसान, अब समझ में आएगा जल्दी। नॉर्मल लीफ ली, डी स्टार्चिंग करी, डार्क में रख दिया, डी स्टार्चिंग करने के बाद लीफ के आधे भाग को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ब्लैक पेपर लिया है, लेकिन बाउंड्री येलो से बनाई है मैंने, क्योंकि अगर बाउंड्री भी ब्लैक से बना दूंगा, ब्लैक बोर्ड है, बाउंड्री ब्लैक है, आप कहेंगे सर आपने तो पत्ती आधी ली थी, आधी पत्ती इसके पीछे छिपी हुई है, इस ब्लैक कलर के पीछे छिपी हुई है, जो येलो बाउंड्री दिख रही है ब्लैक पेपर है। अब यहाँ पर कुछ घंटों तक यही सेटअप लगा रहने दिया। फिर वही कहानी, आयोडीन टेस्ट किया, तो लीफ का जितना भाग पेपर से कवर्ड नहीं था उसमें ब्लू कलर आया, मतलब स्टार्च बना, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ। लीफ का जितना भाग ब्लैक पेपर से कवर्ड था उसमें कोई ब्लू कलर नहीं आया, मतलब स्टार्च बना ही नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ अब की बार फोटोसिंथेसिस? किस चीज की कमी थी? क्लोरोफिल की? ना। CO2 की? ना। लाइट की। आधे भाग को पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से, तो क्या नहीं मिलने दिया उसको? लाइट। आधे भाग को लाइट मिल रही है, बाकी आधे भाग की लाइट किसके ऊपर जा रही है? ब्लैक पेपर के ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब आधे भाग को लाइट मिली, आधे भाग को लाइट नहीं मिली। जितने भाग को आधे भाग को लाइट नहीं मिली उसमें स्टार्च नहीं बना। तो ये साबित करता है, प्रूव्स दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये साबित हो गया। वही आंसर देना है जो पूछे। क्वेश्चन में ब्लैक पेपर का जिक्र होता है तो रिलेटेड है लाइट से। क्वेश्चन में QH का जिक्र होता है तो रिलेटेड है CO2 से। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है, दोनों की बात की है एनसीईआरटी ने, दोनों के बारे में जिक्र किया हुआ है, एनसीईआरटी ने इनको मेंशन किया हुआ है। तो ये साबित हो गया, यहाँ पर लाइट वाले पॉइंट का रोल साबित हो गया, जो यहाँ पर आपको अभी क्लियरली दिखाई देगा। एकदम आसान है, लाइट का रोल आपको साबित होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, आप और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? सर वो इंजन हाउस ने कहा था, बिल्कुल। प्लांट न्यूट्रिशन में सबसे पहले किसने साबित किया? इंजन हाउस। आज भी वही साबित रहेगा, इस पर नहीं लाना है, ये तो बहुत साधारण पॉइंट है। तो ये तो आज की डेट में हम करके देख रहे हैं, केवल एक एक्सपेरिमेंट, इसलिए यहाँ कोई साइंटिस्ट का नाम भी नहीं है, कोई ये प्रूफ के रूप में भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आज ही हमने इसको प्रूव किया है, अब मैं करने लगूँ, मैं कहने लगूँ लोग मैं नहीं प्रूव किया है, मेरा नाम छाप दो, ऐसे है नहीं है। वो इंजन हाउस पहले कर चुके हैं। और इसमें एक जो एक्सपेरिमेंट जोड़ूंगा वो है वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या है? पत्ती ली गई जिसका कुछ भाग ग्रीन है, कुछ भाग नॉन ग्रीन है। ये ग्रीन पैचेस हैं पत्ती के, वेराइगेटेड लीफ बोलते हैं जिसमें पैचेस होते हैं ग्रीन नॉन ग्रीन के। फिर इसकी डी स्टार्चिंग कर दी, तो मैंने यहीं पर लिख दिया डी स्टार्चिंग की जा चुकी है, डन है। दोबारा नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा आगे। फिर इसको लाइट प्रोवाइड की, हाँ जी, दिमाग लगाना। क्या पूरी पत्ती को लाइट मिल रही है? यस। क्या पूरी पत्ती को CO2 मिल रही है? यस, ओपन एनवायरनमेंट है। लेकिन क्या पूरी पत्ती बराबर ग्रीन है? ना, पूरी पत्ती बराबर ग्रीन नहीं है। अब ये सब करने के बाद कुछ घंटे यही सेटअप लगा रहने के बाद आयोडीन टेस्ट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो देखना।
जहां जहां ग्रीन पैचेस थे वहीं पर ब्लू कलर आएगा, क्योंकि वहीं स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। ग्रीन पैचेस पर ब्लू कलर आएगा, इससे साबित होता है, और यहां नहीं आएगा। इसका मतलब यहां कोई स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं है, यहां स्टार्च प्रेजेंट है। ग्रीन कौन है? मतलब जहां ग्रीन है वहां स्टार्च बना, जहां ग्रीन नहीं है वहां नया स्टार्च बना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इससे साबित होता है दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इट प्रूव्स दैट chlorophyll is necessary for photosynthesis. एनसीईआरटी ने वेराइगेटेड का भी नाम लिया है। मैंने कहा ना 2 लाइन 3 लाइन में सबका ही नाम ले दिया उसने, पर नाम लिया है। तो इससे क्लोरोफिल का रोल साबित होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये नेसेसरी है। ये साबित होता है वेराइगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से। एक जो और क्वेश्चन कई बार बच्चे क्लास में करते हैं वो क्या है, सर आप कहते हो इस भाग में ब्लू कलर नहीं आया क्योंकि स्टार्च नहीं है, आप कहते हो कि इस भाग में ब्लू कलर नहीं आया क्योंकि स्टार्च नहीं है, ऐसे ही इधर में ब्लू कलर नहीं आया स्टार्च नहीं है। ये बताओ कि ठीक है इधर स्टार्च बना, तो क्या इधर से स्टार्च इधर जा नहीं सकता क्या ट्रांसपोर्ट होके? क्या इधर का स्टार्च इधर नहीं जा सकता ना? फिर सर इधर भोजन कैसे मिलता है? सिंपल शुगर के रूप में। स्टार्च स्टोर तो हो सकता है, पॉलीमर है, पानी में घुलता नहीं है। पानी में घुलता नहीं है तो फिर ट्रांसपोर्ट भी कैसे होगा? बोरे में भर के थोड़ी शुगर जाती है प्लांट में, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। मेन ट्रांसपोर्ट शुगर बायोमोलिक्यूल में क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी चैप्टर में यहाँ बोलते हैं, शुगर जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट में दैट इज सुक्रोज। तो क्या इधर से इधर न्यूट्रिशन जा सकता है? यस, लेकिन वो न्यूट्रिशन सुक्रोज के रूप में जाएगा, पानी में घुलने वाली शुगर सुक्रोज के रूप में जाएगा, ना कि स्टार्च के। सो न्यूट्रिशन कैन बी ट्रांसपोर्टेड। इधर से इधर न्यूट्रिशन जा सकता है, यस, आई एम नॉट डिनाइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, बट इट इज नॉट स्टार्च। ये स्टार्च के रूप में नहीं जाएगा, तो स्टार्च का रिजल्ट तो यहीं पर आएगा, दूसरी तरफ स्टार्च की प्रेजेंस नहीं आएगी। ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं जो इससे रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। ये सारी की सारी चीजें बता दी हैं। फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में जो अगला डिस्कशन आता है हमारा, वो डिस्कशन है फोटोसिंथेटिक एपरेटस का। मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी सेल के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वही पढ़ते हैं हम कहाँ पर, फोटोसिंथेटिक एपरेटस में। सबसे पहले सवाल बनेगा कि क्या फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमेशा क्लोरोप्लास्ट चाहिए? ना। क्या कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? यस। लेकिन क्या बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट होगा? नो। आप पहले पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं, तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, कोई और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो उससे छोटे छोटे सवाल कनेक्ट होकर बनेंगे। तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। तो क्या प्रोकैरियोट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है? यस। किसमें? मैंने लिखा है क्लियरली, सम बैक्टीरिया। मतलब मैं सारे प्रोकैरियोट की बात नहीं कर रहा हूं, सबको नहीं लपेट लेना है, लिखा है सब क्लियर। कुछ प्रोकैरियोट में जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा,
वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाने के लिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर रखते हैं, वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमेटोफोर। एनसीईआरटी नाम लेता है क्रोमेटोफोर स्ट्रक्चर का। हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया था जब हम डिटेल पढ़ रहे थे बैक्टीरिया का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब आपने मोनेरा का डिटेल पढ़ा तो डायग्राम सहित आपने पढ़ा था। उसमें से एक पॉइंट मैं यहां पर लाना चाहूंगा, और वो है कि ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। मतलब ये भी एक मेम्ब्रेन का बना हुआ ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल नहीं है। इट इज अ फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। ये पॉइंट देता है एनसीईआरटी। क्रोमेटोफोर का नाम लिखता है एनसीईआरटी, इसलिए मैंने इसको ही पहले लिखा है। कई बार मैं दूसरे स्ट्रक्चर्स का भी नाम लेता हूं, लूंगा अभी भी, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं। प्रायोरिटी दे रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन को क्रोमेटोफोर बोलता है। अगर क्रोमेटोफोर ऑप्शन में नहीं है, अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए, ब्लू ग्रीन एल्गी के मामले में फिर और क्या आंसर जा सकता है? दैट स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस कैन आल्सो बी कॉल्ड फोटोसिंथेटिक लैमेली। लेकिन पहले एनसीईआरटी की चॉइस को लेना है। कारण आप देख रहे हैं जिस प्रकार से एग्जाम आ रहा है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आंसर जाते हैं, तो हम एनसीईआरटी की लाइन को ही इस समय पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसको ही पहले लिखा है। फोटोसिंथेटिक लैमेली शब्द उपयोग हो सकता है, यस। किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी में, बीजीए में। ये तो बात हो गई प्रोकैरियोट के उन मेंबर्स की जो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं। यूकैरियोट में कौन रखता है फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी? प्लांट्स में है। सम प्रोटिस्ट्स, कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर में है। पढ़े आपने कई सारे, क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, ये सब किसके मेंबर थे? प्रोटिस्टा के मेंबर थे। यूनिसेलुलर होगा तो चाहे फोटोसिंथेटिक भी हो तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से कहाँ जाएगा? प्रोटिस्टा में जाएगा। पहले कह चुके हैं हम। तो प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर, अगेन आई से सम प्रोटिस्ट लिखा है, सारे प्रोटिस्टा के मेंबर फोटोसिंथेसिस नहीं करते। प्लांट जनरली आप लिख सकते हैं, वहां बहुत माइनर एक्सेप्शन मिलेंगे आपको कुछ पैरासिटिक प्लांट के, अदरवाइज सिंपली प्लांट भी लिख देगा तो करेक्ट है। चाहे प्रोटिस्टा के मेंबर हो चाहे प्लांट हो, इनमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। इनमें पाया जाएगा क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब दो मेन स्ट्रक्चर हो गए। आप एनसीईआरटी की लाइन से देखें तो क्रोमेटोफोर, क्लोरोप्लास्ट, और एक तीसरा जो एडिशनल मैंने बता दिया बीजीए में, और क्या हो सकता है? फोटोसिंथेटिक लैमेली। ये स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखने, कौन फोटोसिंथेसिस चलाने का प्रोसेस कर रहा है। अब यहां पर आप देख रहे हैं बैक्टीरिया वर्ड आ गया, बीजीए आ गया जिसको आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, प्लांट प्रोटिस्ट आ गया। तो अब यहां पर एक नया सवाल बनेगा इस फोटोसिंथेसिस में, जो आप पीछे पढ़ के भी आए हैं वॉन नील वगैरह के एक्सपेरिमेंट में, और वो रिलेटेड है ऑक्सीजन के रिलीज से। तो उसको ही पहले एड्रेस किया क्वेश्चन को। फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की हो सकती है, ऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो है जिसमें O2 रिलीज होगी। ये फोटोसिंथेसिस पाई जाती है किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। मतलब प्रोकैरियोट के अकेले ग्रुप जो O2 रिलीज करते हैं वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है। और प्लांट्स हैं। जब आप यहाँ प्लांट्स लिखते हैं तो मैं प्लांट किंगडम नहीं बोल रहा हूँ एज सच, मतलब इसमें इन जनरल वर्ड में आपके फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट भी आ गए। और आपको कंफ्यूजन नहीं रहे तो यहां पर मैंने क्लियरली भी मेंशन कर दिया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट में एक ही ग्रुप है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोट में प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो क्या कहलाती है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। आप याद करो क्या समझाया था? दे यूज H2O इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन कई बैक्टीरिया थे
जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे लेकिन H2O यूज नहीं कर रहे थे, जैसे उनका यूज था H2S का, वो कहलाता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। O2 नॉट रिलीज्ड, इनमें ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होगा इन बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में। जैसे दो प्रोमिनेंट एग्जांपल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये तो इनके कॉमन नाम है एग्जांपल में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्टिकुलर उसका नाम पूछने लगे बैक्टीरिया का, देन ग्रीन में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेटियम, ये नाम याद रखने हैं। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं बिल्कुल। तो ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, यस। ऑलवेज रिलीज होती है ना, धोखा लग जाएगा। फोटोसिंथेसिस ऑलवेज रिलीजेस ऑक्सीजन, नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्लांट साइनोबैक्टीरिया में, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनमें O2 रिलीज है, बाकी जो सल्फर बैक्टीरिया टाइप है उनमें O2 रिलीज नहीं है, फोटोसिंथेसिस है लेकिन। तो ये यहाँ पर इनकी आपस में रिलेशन आ गया O2 रिलीज के संबंध में। अब आपके सिलेबस में आगे जो डिटेल है वो डिटेल किसका है? वो डिटेल है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर में। मतलब हमने अलग अलग बात की, इनमें से जो डिटेल आएगा वो आएगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, एनसीईआरटी ने भी बनाया है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। एक बार डायग्राम पर समझाऊंगा और फिर उसके थ्योरेटिकल पॉइंट भी आपको प्रेजेंट करूंगा। आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे, सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन, फिर एक और मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच में जो स्पेस है वो कहलाता है पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। फिर इसके अंदर जो चैम्बर है वो चैम्बर कहलाता है स्ट्रोमा, दैट चैम्बर इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये चैम्बर स्ट्रोमा कहलाता है। इस चैम्बर के अंदर काफी मटेरियल रखा हुआ है। इनर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड ये और मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ये कहलाती है क्या? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और ये एक स्ट्रक्चर इतना, दैट वन पार्ट, इतना भाग, ये क्या कहलाता है? इधर मार्क किया मैंने, थाइलाकोइड। क्या कहलाता है? थाइलाकोइड। और ऐसे मल्टीपल थाइलाकोइड का ढेर लगा हुआ है, ऊपर नीचे स्टैक्ड है। जैसे सिक्के रख दें हम, कॉइन्स रख दें ऊपर नीचे, कॉइन्स को ऊपर नीचे रख के ढेर लगा दें, ऐसी स्टैकिंग हो जाती है, ढेर लग जाता है। और ढेर लगने पर स्ट्रक्चर बनता है, वो कहलाता है ग्रेनम। ये एक ढेर कहलाता है ग्रेनम। इसका प्लूरल होता है ग्रेना। एनसीईआरटी ने सब वर्ड्स यूज किए हुए हैं, यहां संभल के चलना है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं सिंगुलर ग्रेनम, बिल्कुल सही बात है, प्लूरल ग्रेना सही है अंग्रेजी में। तो जब वो पढ़ते हैं ना सिंगुलर, तो वो सोचते हैं ये अकेला इतना ग्रेनम है ना, ये इतना अकेला तो थाइलाकोइड है। फिर मिसगाइड नहीं होना सर, फिर ये क्या है? केवल कवरिंग थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ये इतना भाग थाइलाकोइड, ये पूरा ढेर ग्रेनम। ऐसे कई सारे ग्रेनम मिलकर ग्रेना, प्लूरल क्या हो गया? ग्रेना। फिर इनको आपस में जोड़ने वाले कुछ और थाइलाकोइड्स हैं, ये भी थाइलाकोइड है, पर ये थाइलाकोइड स्पेशल है, ये इस ढेर का हिस्सा नहीं है। हाँ, उसको जोड़ रहा है, ढेर का हिस्सा नहीं है। ये कहलाते हैं स्ट्रोमा लैमेली या फ्रैट चैनल। ऐसे हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी वाले जो चैनल है इन्हीं को बोलते हैं फ्रैट चैनल। तो स्ट्रोमा लैमेली या फ्रैट चैनल, ये भी एक प्रकार के थाइलाकोइड्स है। फिर स्ट्रोमा के इस चैम्बर के अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो किस कैटेगरी के? जैसे ही मैं कहूंगा किस कैटेगरी के, आपने दो मेन राइबोसोम पढ़े हैं, मैंने भी डिस्कस किया है, सेल बायो में भी पढ़ते हो, 70S 80S। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन से राइबोसोम्स? 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर इस चैम्बर में और अपना डीएनए प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के पास। कैसा डीएनए है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। सर्कुलर का मीनिंग बताया था प्रोकैरियोट पढ़ाते हुए, जिसमें कोई फ्री टर्मिनल ना हो, कोई मुक्त सिरा ना हो, फ्री टर्मिनल ना हो, वो क्या कहलाता है?
सर्कुलर डीएनए कहलाता है और उसमें 2 धागे हैं, डबल स्ट्रैंडेड है, इस प्रकार से कॉइल्ड है। कुछ स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे, थोड़े बहुत कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह भी प्रेजेंट रहेंगे। और ये एक कंपोनेंट क्या है, सबसे अंदर का चैम्बर ल्यूमेन, सबसे अंदर का चैम्बर ल्यूमेन। हर एक थाइलाकॉइड के अंदर, हर एक थाइलाकॉइड के अंदर जो ये जगह है, ये चैम्बर है, ये है ल्यूमेन। क्या कहलाता है ये? ल्यूमेन कहलाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में टोटल कितने प्रकार की मेम्ब्रेन? 3। कवरिंग नहीं पूछ रहा हूं, अगर पूछे कितने मेम्ब्रेन की कवरिंग? 2, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। टोटल कितने प्रकार की मेम्ब्रेन? 3, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में टोटल कितने चैम्बर? 3, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, ये रहा चैम्बर, स्ट्रोमा, ये रहा अंदर का पूरा बड़ा चैम्बर, ये पूरा का पूरा स्ट्रोमा, और तीसरा चैम्बर ल्यूमेन। तो 3 मेम्ब्रेन, टोटल 3 मेम्ब्रेन्स, 3 चैम्बर्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर टोटल 3 मेम्ब्रेन्स, 3 चैम्बर्स प्रेजेंट है। सबसे इनर मोस्ट चैम्बर क्या है? ल्यूमेन है, जो थाइलाकॉइड के अंदर है। अब डायग्राम ध्यान से देख लेंगे, आगे जाऊंगा, थ्योरी के पॉइंट लूंगा, जो समझाए वो रिवाइज भी होंगे आपके। डायग्राम पे ध्यान से देख लेना। कुछ पॉइंट बहुत आसान है, कुछ में नई चीजें जुड़ेंगी। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, एकदम आसान। आउटर मेम्ब्रेन पर एक क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है? वैसे तो इसके कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है, ये ज्यादा परमिएबल होती है, मतलब इसमें से ज्यादा प्रकार के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, परमिएबिलिटी ज्यादा है, इसमें से ज्यादा प्रकार के मॉलिक्यूल आसानी से पास होते हैं। कारण पूछे तो क्या कारण क्या है? इसमें अधिक संख्या में पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम ही ट्रांसपोर्ट करना है। आउटर मेम्ब्रेन इज रिच इन पोरिन प्रोटीन्स विच मेक दिस मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, जो इस मेम्ब्रेन को ज्यादा परमिएबल बना देते हैं, पोरिन प्रोटीन्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है पोरिन प्रोटीन का। ये पोरिन प्रोटीन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन को ज्यादा परमिएबल बना रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी है, यस, लेकिन लेस है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरी फ्यू पोरिन्स, मतलब मैंने क्लियर कर दिया कि पोरिन्स इनर मेम्ब्रेन में भी है। जब मैं खाली पोरिन्स भी लिख दूं तो स्टिल इट मींस पोरिन प्रोटीन्स। पोरिन्स लिखूं, पोरिन प्रोटीन्स लिखूं, एक ही मतलब है इन दोनों बातों का। ऑप्शन किसी भी प्रकार से बन के आ जाए, व्हेन वी राइट पोरिन्स इट मींस पोरिन प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट। इनर मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन्स कम है, परमिएबिलिटी भी कम है। फिर उसके भी अंदर मेम्ब्रेन आई थी क्या? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। दोबारा देख लेंगे, तब जाऊंगा थाइलाकॉइड पर। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये कलम चला के दिखाता हूं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, जिसके घेरे से एक थाइलाकॉइड बना हुआ है, और ऐसे ही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के घेरों से मल्टीपल थाइलाकॉइड्स बने हैं, जो ऊपर नीचे रखे हैं, और वो ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं। जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, फॉर्म्ड फ्रॉम इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही बनती है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि इनमें कनेक्शन भी मैंने यहां पर दिखाया है कि इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। फिर यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा, क्लोरोप्लास्ट में हमने कहा था पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे क्लोरोफिल, और भी आएंगे, कैरोटीनॉइड्स वगैरह, सबके नाम एक साथ नहीं लिखे मैंने। तो आपसे कोई पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट के इस पूरे स्ट्रक्चर में पिगमेंट्स कहां पर प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल प्रेजेंट। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ही वो स्थान है जहां क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट्स प्रेजेंट है, लाइट को कैप्चर करने के लिए, ट्रैप करने के लिए, ताकि उसका फोटोसिंथेसिस में यूज हो सके, तो इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर हो गई, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गई। और अंदर चलेंगे, ये वही पॉइंट है जो बता दिए। मल्टीपल थाइलाकॉइड्स आर स्टैक्ड टू फॉर्म वन ग्रेनम। ढेर लगा के दिखाया था,
एक ग्रेनम बनाने के लिए मल्टीपल थाइलेकोइड्स का ढेर लगा हुआ है, और मल्टीपल ग्रेनम टुगेदर कॉल्ड ग्रेना, उसका प्लूरल था वो। मल्टीपल ग्रेनम को ही एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। एक स्ट्रक्चर दिखा था स्ट्रोमा लैमेली। क्या दिखा था? स्ट्रोमा लैमेली। ये देख लो, ये स्ट्रोमा लैमेली या फ्रैट चैनल इन ग्रेना को जोड़ रहा है, ग्रेना को जोड़ने का काम कर रहा है स्ट्रोमा लैमेली। क्या ये स्ट्रोमा लैमेली भी एक प्रकार की थाइलेकोइड ही है? यस, ये भी एक प्रकार की थाइलेकोइड है जो इस ढेर को जोड़ती जरूर है, लेकिन उस ढेर का अंदर का हिस्सा नहीं है। यही पॉइंट यहां पर मेंशन किया है। स्ट्रोमा लैमेली अनस्टैक्ड और इंडिपेंडेंट थाइलेकोइड्स। अगर कहीं वो इंडिपेंडेंट लिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब है यहाँ अनस्टैक्ड, मतलब वो ढेर का भाग नहीं है। और यही क्या कर रहे हैं? ग्रेना को कनेक्ट कर रहे हैं। एकदम आसान डायग्राम में भी दिखाया आपको, ग्रेना को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये उसकी मेम्ब्रेन वाली स्टोरी आ गई, मेम्ब्रेन की स्टोरी आ गई पूरी। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स। मैंने कहा और अंदर चलेंगे, और अंदर चलेंगे तो क्या मिलेगा? अंदर का चैम्बर स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में सामान्य रूप से इस चैम्बर के लिए स्ट्रोमा शब्द उपयोग होता है। कोई शब्दों को घुमाकर लिखने वाला हुआ तो वो इस चैम्बर को मैट्रिक्स भी कह सकता है। क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स या क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। इसमें ये लार्ज चैम्बर इनसाइड क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का लार्ज चैम्बर है जिसमें काफी सारे भाग रखे हुए थे, अभी दिखाया आपको डायग्राम में। इट हैज एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। ये पॉइंट नया आ सकता है। इसमें डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है। आप कहेंगे डार्क रिएक्शन मतलब? डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का ही एक भाग है जो आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी में आपको सर्कुलर डीएनए दिखाया। डीएनए में क्या प्रेजेंट होंगी? जीन्स प्रेजेंट होंगी। इसी चैम्बर के अंदर क्या दिखाए थे? राइबोसोम्स दिखाए थे, 70s राइबोसोम्स दिखाए थे। क्या नए पॉइंट जोड़े जो डायग्राम में नहीं थे? एनसीईआरटी नाम भी नहीं लिखता, डायग्राम में भी नहीं दिखाता, लेकिन क्या ये सच में प्रेजेंट होते हैं? यस। नाम देखो, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में नाम लिए मैंने पहले इनके। एमआरएनए क्या था पूरा नाम? मैसेंजर आरएनए, जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज कैरी करता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, किसको ट्रांसफर कराता है? अमाइनो एसिड को। क्या बनाने के लिए? प्रोटीन। अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तब तो प्रोटीन बनेंगे। इसका मतलब मुझे इन सबको एक साथ जोड़ना है। प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन किसके पास? डीएनए के पास। उसमें सपोर्ट कौन प्ले करेगा प्रोटीन बनाने में? राइबोसोम्स। और कौन चाहिए? एमआरएनए, टीआरएनए। तो इन सब को मिलाकर, इन तीनों को, सबको मिलाकर, चारों को इनफैक्ट 1 2 3 4, इन सब को मिलाकर एक साथ कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। ये प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है जो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब स्ट्रोमा में आपने दो चीजें मेन पढ़ ली। एक तो डार्क रिएक्शन चलेगा फोटोसिंथेसिस का, और दूसरा क्या क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर खुद अपने लिए प्रोटीन बना सकते हैं? यस। उसकी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के कंपोनेंट, उसके जीन्स डीएनए में, उसके राइबोसोम्स चाहिए, मैसेंजर आरएनए मतलब एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए चाहिए। इनको पहले बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में डिटेल बता चुका हूं। फिर कुछ स्टार्च ग्रेन्स, क्या लिखा है? सम इंपॉर्टेंट है। सम स्टार्च ग्रेन्स ऑल्सो प्रेजेंट। देख लो, डायग्राम देखना बहुत इंपॉर्टेंट। क्या स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट है? यस। छोटे मोटे अमाउंट में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हैं, पर कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। स्टार्च ग्रेन सम क्यों लिख रहा हूं? अगर आप अपनी सेल बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लोरोप्लास्ट का मुख्य फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना है, ना कि उसके प्रोडक्ट को स्टोर करना। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट स्टार्च जरूर है, लेकिन बनाकर ये अपने पास नहीं रख लेगा सारा। स्टार्च स्टोरेज इज मेनली द फंक्शन ऑफ विच प्लास्टिड। याद करो, ये फंक्शन है ल्यूकोप्लास्ट का। तो इसका मतलब जो एक्टिविटी चल रही है यहां पर, वो यहां पर स्टोरेज मेन फंक्शन नहीं है। यहां पर मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्या थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर
यहाँ पर प्रेजेंट होगा? यस, बिल्कुल, थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर ये प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर कुछ स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे, और ल्यूकोप्लास्ट में भी स्टोरेज प्लास्टिड के अंदर कौन सा प्लास्टिड जो स्टार्च का स्टोरेज करने का काम करता है, इधर मेंशन किया। Amyloplast is mainly responsible for starch storage. ल्यूको में भी कैटेगरी आ जाती है ना सेल बायो में, स्टार्च स्टोरेज वाला अलग है, ऑयल वाला अलग है और प्रोटीन वाला अलग है। तो उसमें से अमाइलो वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? स्टार्च से रिलेटेड है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, इसका क्लोरोप्लास्ट से संबंध नहीं है। ये तो आपको ये बताने के लिए है कि स्टार्च स्टोरेज क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि अच्छा, दो मेन फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाना है और एक प्रोटीन सिंथेसिस करना है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी अब हिस्से बटेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? एनसीईआरटी का पॉइंट फिर से, डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। एनसीईआरटी कहता है क्लोरोप्लास्ट में कार्य का विभाजन है, काम बांटे गए हैं। कैसे बांटे गए हैं? मेम्ब्रेन सिस्टम की एक जिम्मेदारी है और स्ट्रोमा की दूसरी जिम्मेदारी है। जैसे ही एनसीईआरटी कहता है मेम्ब्रेन सिस्टम, तो मेरा काम बनता है आपको यह समझाना कि मेम्ब्रेन सिस्टम क्या कहना चाह रहा है वो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और एग्जाम में शब्द बदल दे तो मीनिंग भी समझ में आए। मेम्ब्रेन सिस्टम जब भी कहीं लिखेगा तो उसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी, थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमा लैमेली। ये मेम्ब्रेन सिस्टम है। इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी है कैप्चर्स लाइट को ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, एनर्जी को, और ये इन्वॉल्व है किसमें? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो भाग जो सीधे तौर पर लाइट एब्जॉर्ब करके उसको यूज करता है वही कहलाता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो चलता है कहां? थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा लैमेली में। यही मिलकर कहलाते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम। डायग्राम जरूर दिखाऊंगा वापस। ये थाइलाकॉइड्स, सारे थाइलाकॉइड्स मिलकर, मतलब ये स्टैक्ड वाले और ये अनस्टैक्ड वाले। तो इसका मतलब इस ऑप्शन को ग्रेना प्लस स्ट्रोमा लैमेली भी लिख सकता है। तो ये ग्रेनल थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा लैमेली, और अंदर का जो ये चैम्बर है स्ट्रोमा, इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसको मैंने ऐसे किया, यहां जोड़ दिया शब्द मैंने, ग्रेनल थाइलाकॉइड्स प्लस स्ट्रोमा लैमेली। क्योंकि थाइलाकॉइड दो प्रकार के हो गए ना, ढेर लगाए तो ग्रेना वाले, और ढेर का भाग ना हो तो स्ट्रोमा लैमेली या फ्लैट चैनल। इनकी जिम्मेदारी लाइट को ट्रैप करना, लाइट रिएक्शन चलाना। अंदर जो चैम्बर है स्ट्रोमा, उसकी जिम्मेदारी क्या है? उसकी जिम्मेदारी है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन चलाना। फोटोसिंथेसिस में एक भाग ऐसा भी है जो सीधे तौर पर लाइट का उपयोग नहीं करता, वही कहलाता है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे चलता है वो पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, पर अभी ये याद रखना है कि वो कहलाता है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहाँ चलेगा? स्ट्रोमा में। किसकी सहायता से चलेगा? एंजाइम्स की। देखो यहां मेंशन किया है कि जो स्ट्रोमा है जिसकी जिम्मेदारी है डार्क रिएक्शन चलाना, यहां लिखा एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को चलाने के एंजाइम्स भी कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में। तो प्रोसेस भी कहां चलेगा? स्ट्रोमा में चलेगा। प्लस अभी डिटेल बताया, डीएनए के प्रेजेंट जीन्स, राइबोसोम्स, टीआरएनए, एमआरएनए के रोल से क्या बनेंगे? प्रोटीन्स। तो इसका मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या चल रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन चल रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब इस प्रोटीन पर अगेन जैसे मैंने कहा ना, सेल बायो से कनेक्ट होता है, तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आपके सिलेबस के अंदर रहते हुए, एग्जामिनर रेज कर सकता है
क्या क्लोरोप्लास्ट अपनी आवश्यकता के सारे प्रोटीन बना लेगा? ना। क्लोरोप्लास्ट अपनी आवश्यकता के काफी प्रोटीन बना लेते हैं, लेकिन सारे नहीं, नॉट ऑल। इसीलिए आप सेल बायो में क्लोरोप्लास्ट को ऑटोनोमस नहीं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हो, बिकॉज दे आर एबल टू सिंथेसाइज मैनी प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। बाकी प्रोटीन्स कहां से चाहिएंगे? सेल से आएंगे, उसकी साइटोप्लाज्म से आएंगे। यहां लिख दिया, एबल टू सिंथेसाइज मैनी प्रोटीन्स इसका ऐसे लिख ही नहीं रहा, अपनी मर्जी चला रहा है। इसका इफेक्ट आ जाता है नीचे के आइकन का, बट नॉट ऑल दे रिक्वायर। सारे नहीं बना पाएंगे, क्लियर कर दिया मैंने। तो कनेक्टिविटी कायम रखी है। क्या क्लोरोप्लास्ट खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं? यस। कहां करेंगे? स्ट्रोमा में। जितनी उनको जरूरत होगी सभी प्रोटीन बना लेंगे? नहीं, सारे प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। बाकी कहां से आएंगे? सेल से आएंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी कहां रखा है? सेल के अंदर रखा है। तो ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और उसके काम के बंटवारे के बारे में। यहां पर एनसीईआरटी ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये पढ़ाने के बाद एक और पॉइंट लिया है, वो है क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट। लाइट कम होगी, लाइट ज्यादा होगी, तो लाइट की इंटेंसिटी कम है तो स्थिति क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगी। उसका आंसर यहां नहीं आएगा, चैप्टर में आगे जाकर आएगा सब कुछ, लेकिन आगे जब जाएंगे तो लाइट इंटेंसिटी के फैक्टर का डिटेल डिस्कशन आएगा, वहां पर आप उस क्वेश्चन का आंसर पढ़ोगे। तो वो क्वेश्चन थोड़े समय आपको होल्ड रखना पड़ेगा कि लाइट की इंटेंसिटी अगर बदल जाए तो क्या क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा? यस, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको आगे दिखाई देगा।